बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी। जी, गाजीपुर धन्यवाद। बॉर्डर से हमारे साथ हैं। किसी पहचान की ज़रूरत नहीं अब, पूरे किसान आंदोलन की पहचान है। राकेश जी, अभी तो 5 महीने हो गए बॉर्डर पे, हाँ जी, और हाँ उससे जी। पहले का समय भी हो गया लड़ते हुए अपने राज्यों के अंदर। जी, जी। पर एक बड़ा पड़ाव जो इस आंदोलन में आया था वो 26 जनवरी। 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद का आंदोलन पूरे भारत के अंदर बन गया। आप कैसे देखते हैं वो 27 जनवरी की रात जब पुलिस बल आया, जबरन उठाने की कोशिश की और आपने पूरी ताकत के साथ अपने साथी के साथ उसका मुकाबला किया और उस पूरे आंदोलन की जो इबारत है, जो इतिहास है उसको परिवर्तित कर दिया। कैसे देखते हैं आप? वो ये क्या है कि जो बीजेपी सरकार है ना, ये सामने से वार नहीं करती, ये धोखे से वार करती है। ये पूरा का पूरा ये धोखा था कि फोर्स को दिखाया, फोर्स लाठीचार्ज नहीं कर रही, लेकिन जो इनके पार्टी के जो लोग थे, जी, वो पेट्रोल लेकर आ रहे, वो लाठियां लेकर आ रहे, और ये समाज में एक ये मैसेज देना चाहते थे कि किसानों ने 26 तारीख में जो घटना करी, उससे जनता इनके विरोध में है। जबकि उस तरह का कोई काम नहीं था। और 28 तारीख में 26 तारीख का माहौल बनाया, और 27 तारीख में पूरा इन्होंने माहौल एक खिलाफ करा किसानों के। और 28 तारीख में पूरा ये कर दिया कि जनता इनके खिलाफ होगी आंदोलन के, और आंदोलन से लोग वापस जा रहे हैं। जबकि उस टाइम पे भी यहाँ पे करीब हजारों लोग यहाँ पे थे। और जो 26 तारीख में लोग आए थे, क्योंकि लोग आने शुरू हो गए थे 21-22 तारीख से, तो 26 तारीख में तो उन्हें प्रोग्राम कर कर अपना वापसी जाना था। करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर थे उस दिन, और 25 लाख आदमी थे। तो इन्होंने माहौल ये खराब करवाने के वो करा मीडिया के माध्यम से कि देखो जी, सब किसान वापसी जा रहे हैं। और किसानों ने दिल्ली छोड़ दी, किसानों ने बहुत बड़ा वो कर दिया। तो ऐसा एक इन्होंने मनोदशा आम आदमी की करी, जैसा वो कुछ था ही नहीं वो मामला। अगर हम 26 की भी बात करें, तो 26 पे भी कोई घटना थोड़ा कोई हुई। वो हुँ, तो एक इनका मकड़ जाल था हुँ, कि भाई लोग ये वैसे नहीं मान रहे, तो इनको इनका मनोबल डाउन करा जाए। और इनको तिरंगे की भावनाएं देश में होती है भी, अपने राष्ट्रीय ध्वज है, कि उसके अपमान का इनके ऊपर ठीकरा फोड़ो, जिससे ना वहां तिरंगे को कोई नुकसान हुआ। हमने करीब करीब 10 लाख तिरंगे हमारे हाथ में थे। हम मतलब तिरंगे को नुकसान करता कोई, और किसकी हिम्मत है कि कोई तिरंगे को कोई नुकसान करता है? मतलब 10 लाख के आसपास तिरंगा था लोगों के हाथ में। उसको तो इन्होंने देखा नहीं। लाल किला जो अब डालमिया की प्रॉपर्टी है, उस पे एक खाली लोहे का पाइप, उस पे एक इन्होंने ध्वज लगवा दिया, एक धार्मिक ध्वज। भाई एक धार्मिक ध्वज अगर किसी ने लगाया है, उसकी क्या धाराएं देश में बनती है वो आप लगा लो। और लाल किले सर इस किसान बिलों से आपस में कोई तालमेल है ही नहीं इनका। लाल किला या जो यात्रा निकली वो एक अलग चीज था, वो तो एक इवेंट होते रहते हैं। जो हमारे बिल है वो अलग चीज है। हुँ। लेकिन उन्होंने माहौल ऐसा खराब करा 28 तारीख से, ये फोर्स लगाकर सुबह से पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो सुबह से ही लग रहा था कि आज रात को खाली करवा देंगे, आज खाली करवा देंगे, आज ये करेगी। हमने टीवी देखा नहीं, हमको ज्यादा जानकारी थी नहीं। लेकिन जब हम शाम को वहां पे गए, और पूरा फोर्स वहां पे करीब 2-2,500 पुलिस लगा रखी चारों तरफ, तो मैं कहा भाई ये क्या माहौल है, हमने तो बड़ी बड़ी आंदोलन देखते हैं और इनका मुकाबला होगा। लेकिन पता चला कि कुछ जो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी वहां पे थे, वे लाठी ले रहे, पेट्रोल ले रहे। और हमका ये था कि ये इसमें आग लगाएंगे और मारपीट ये करेंगे। और पुलिस सरकार ये दिखाना चाहती है कि जी जनता ने इनके साथ में करा और हमने कुछ नहीं करा। तो मगर भाई इनका तो गुंडों का तो मुकाबला होगा, और पुलिस अगर इनका साथ देगी तो ये तो धोखा है किसानों के साथ में। तो जब हमने वो चीजें वहां पे एक्शन लिया, और कहा कि इनका जम कर मुकाबला करो, क्योंकि हमने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी, बड़े बड़े आंदोलन देखे। जब सिसोली वाला प्रकरण हुआ 2008 में, तो उसमें 23,000 फोर्स थी, उनसे 72 घंटे मुकाबला हुआ, तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। तो उस टाइम पे फिर वो, क्योंकि लोग तो आम जनता गांव में टीवी पे थी, हमको तो जानकारी नहीं थी
इन्होंने हमारा पानी काटा, एक जोर से डरावना स्थिति वो करते हैं। पानी काटा, वहाँ से वॉशरूम है, सब सामान वहाँ से उठा दिया। तो हमने आह्वान करा था कि अगर यहाँ पे कोई है तो इनका मुकाबला करो, और गाँव के लोगों के साथ में धोखा हुआ है। गाँव के लोग हमने यहाँ पे इन्होंने पानी हमारा हटाया तो हम अपना ही पानी हम पिएँगे, या तो यहाँ बोरिंग करेंगे। और या गाँव के लोग जब ट्रैक्टर लेकर अपने वापसी दिल्ली आएँगे और वो पानी लेकर आएँगे, तो हम उसी पानी को हम पिएँगे। तो जो पूरा रिएक्शन हुआ वो उससे पानी से ये जुड़ा। तो लोगों ने देखा, तो लोग 20 मिनट बाद तो लोग पूरे देश की जनता सड़कों पे आ गई थी। हुँ। 20 मिनट बाद में खबरें हमको आनी शुरू हो गई थी कि लोग उठ गए और सड़कों पे आ गए, और वहाँ से फ़ोर्स को उसको हटाया। हमने कहा भई इंसाफ जाओ, और यहाँ ना कोई गिरफ्तारी होगी ना कुछ होगा। एक वो माहौल वैसा बना रहे थे। ये थी पूरी घटनाक्रम। और उसी एक जो क्षण था वो करीब 2 मिनट के आसपास का, उसी से ही पर पूरा का पूरा हुँ, हुँ। संगठन, मूवमेंट और पूरा का पूरा रिटर्न उसका हो गया। जैसे कोई नीचे दब जाता है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे दफ़न कर दो, और वो वहाँ से ही वो पूरा उखड़ के और जाता है, और पूरा फिर देश की जनता खड़ी हुई और आज फिर सबके सामने है। ये जो आपने अपने पानी का आह्वान किया, उससे जी। जन भागीदारी आपने हाँ जी, हाँ जी। सुनिश्चित की और पूरे आंदोलन को स्वरूप दे दिया, जन आंदोलन। वो जन हिस्सा, आंदोलन। वो पश्चिमी यूपी का जहाँ पर भाजपा मजबूत मानती थी, वो अपने आप को असहज महसूस कर रही है। तो दरअसल हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं, आपका अपना अनुभव, क्योंकि आप तो खुले मन से बोल चुके हैं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे भारत को आश दिखाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन दिया। वो आशा और आज भाजपा की जो नीतियाँ हैं, उसमें क्या फ़र्क है? कैसे स्थितियाँ बदल रही हैं? देखो, नीति क्या है कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो ज़रूर बात करती। पार्टी की सरकार तो पहले भी रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, या यहाँ मायावती का शासन रहा हो, या मुलायम सिंह का रहा हो। अगर कोई पार्टी विचारधारा से और देश हित से कोई जुड़ी हुई है, तो ज़रूर बात करती। ये तो 2014 में ही इन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट करा था। बीजेपी की इन्होंने नहीं कहा था कि बीजेपी की सरकार है और उसको वोट दो। इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो बीजेपी की तो है ही नहीं। बीजेपी के तो जो लोग थे, जो विचारक लोग थे, उसमें भी ऐसा नहीं कि खराब आदमी है सारे, उसमें भी ठीक आदमी है। बहुत लोगों ने उन्हें, जब हम आंदोलन करते थे तो साथ रहते थे। मुरली मनोहर जोशी उसमें है, लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। वे तो हाउस अरेस्टिंग है आज। और बहुत लोग छोड़ कर चले गए, कुछ छोड़ने के कगार पे हैं, कुछ अगर बोल लेंगे तो जेलों में जाएंगे। तो बीजेपी की सरकार तो है ही नहीं। सरकार तो यहाँ मोदी की है, और उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि अब की बार मोदी सरकार। तो इन्हें बीजेपी वालों को भी अपना ध्यान कर लेना चाहिए कि इनकी गई पार्टी, ये उसका भी अपना ध्यान करे तो खत्म होगी। हुँ, क्योंकि अब तो मोदी है, एक आदमी की सरकार है, और एक आदमी सरकार नहीं हो सकता, एक आदमी तानाशाह होता है। तानाशाह। ये तो तानाशाह है। और तानाशाह का मुकाबला कैसे करा जाता है, उसके लिए जनता तैयार होगी। क्योंकि जितने भी दुनिया में तानाशाह हुए, जब जनता सड़कों पर आई, तो उसका मुकाबला जब ही होता है। तानाशाह का मुकाबला तो जनता की आवाज का होता है, और वो जनता की आवाज अब धीरे धीरे आने लगी। भाई पहले चाहे वो रेलवेज गई हो, वो टेलीफोन विभाग गया हो, वो बैंकिंग वाले गए हो, हर विभाग गया, तो वो उसने सोचा कि भाई मैं बच गया, और ये तो दूसरा विभाग जा रहा। हर विभाग ने सोचा कि भाई दूसरे जा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन इसने एक का सबका इलाज कर दिया, और 23 बड़ी संस्थाएं देश से हुँ, ये बिकने के कगार पे। अभी हम वहाँ कल भिवानी में थे। भिवानी के एक गांव है प्रेमनगर। उन गांव में करीब 200 एकड़ के आसपास गांव समाज की जमीन, वहां पर संस्थान बनाने के लिए, जो भिवानी से 8 किलोमीटर दूर है। यूनिवर्सिटी वहां पर बन गई, और मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने जगह दे रखी। लेकिन मेडिकल कॉलेज वहां पर नहीं बना, शिलान्यास वहां पर कर दिया जेपी नड्डा जी ने, और मुख्यमंत्री खट्टर ने वहां पर शिलान्यास करा। लेकिन वो मेडिकल कॉलेज कहीं दूसरी जगह बना रहे हैं, उसके लिए जगह अधिग्रहण करेंगे, उस जगह का चार्ज देने, क्योंकि किसी व्यापारियों की जगह होगी वो, उस जगह हुँ, को लेके फ्री की जगह पे नहीं बना रहे। क्योंकि इसमें गोलमोल होगा और पैसा इसमें खा जाएगा। तो किसी ने कहा जी मेरी जगह अधिग्रहण कर लो, और उसके रेट भी महंगे हैं, और ये किसान फ्री में जमीन दे रहे हैं। ऐसा ही विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में हम गए,
वहां पे करीब 25,000 एकड़ जमीन हम्म। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के जी। लिए वहां के किसानों, 6 गांव के लोगों ने जमीन दी। जब उसका शिलान्यास हो गया, उस पे काम नहीं चला, तो वहां पे आंदोलन करा कि ये इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। वहां के व्यापारियों ने, उन सबने की इंडस्ट्रीज लगेगी तो इसका फायदा होगा। वहां पे 32 लोग उस आंदोलन में मारे गए। हम्म। और जब वो प्लांट लग गया और चालू होगा, बहुत बढ़िया नंबर 1 का प्लांट, देश की वो एक धरोहर है। आज उसको करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का वो प्लांट है, उस प्लांट को बेच रहे हैं। और उसकी जो बोली लगेगी वो करीब 13,000 करोड़ रुपए से बोली लगनी शुरू होगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए की प्लांट की बोली 13,000 करोड़ रुपए से लगनी शुरू होगी। तो और वहां पर वो अडानी को जाएगा, अडानी का ही वही पोर्ट है, उसी को वो देंगे वे, या ज्यादा 15 में 20,000 करोड़ में दे देंगे। तो ये सारी स्थिति होगी, ये सारा देश बिकने पर लग रहा है, इसको खरीदने वाला चाहिए। और दो ही बड़े खरीदार इसके हैं, उन्हीं के ही ये देश पूरा गिरवी रखा गया, बिकेगा। यही हाल गुजरात के हुए है। गुजरात में हम गए तो गुजरात में पहली बार देश में देखा कि एग्रीकल्चर जमीन, खेती करने के लिए किसी कंपनी को जमीन का अधिग्रहण करा गया हो। तो गुजरात में 60 गांव की जमीन हम्म। अधिग्रहण करी गई, और वहां पे आम की खेती होती थी, जो आम पूरा विदेश में जाता था। और 60 गांव के उन किसानों की जमीन ली और वो कंपनी को दे दी, रिलायंस को। अब मुंबई में बैठ के लोग खेती करेंगे गुजरात के गांव में, और गुजरात के गांव के रहने वाले ही लोग अगर वहां पे खेती करते थे, वे नुकसान में थे। मुंबई में रहने वाले जो व्यापारी है वो खेती करेगा, वो फायदे में होगा। तो ये कौन सा जो मैथ का जो सवाल है, ये कौन इनके टीचर है, ये सवाल बड़ा है। देश में पूरी जमीनें जाएगी। जो ब्राजील का मॉडल है, ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% जमीन है। जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश, 3 आदमी के पास में इतनी जमीन है। तो वो लिमिट भी नहीं रहेगी कि कंपनी कितनी जमीन लेगी, वो तो जमीन लेती रहेगी या रिगेंड करके उसको देते रहेंगे। और 2024 तक तो ये आधा भारत को उनके नाम कर देगी। तो जनता को खड़ा हो जाना चाहिए अब। यही राकेश जी, मुझे लगता है कि आपके आंदोलन की बड़ी उपलब्धि भी रही है कि किस तरह से कारपोरेट और सरकार का जो गठजोड़ है उसको उजागर किया है जनता के सामने। और आपने, हमें याद है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल भी दी कि कारपोरेट के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। ये कैसे किया? ये अदानी और अंबानी के मॉल्स, उनके वेयर हाउसेस, उनके जो पेट्रोल पंप का बहिष्कार करने का जो आप लोगों ने कॉल दिया था, ये कैसे निश्चित कर पाए? ये तो हुआ है ना, क्योंकि यही दो बड़े घराने आ रहे हैं सामने। जैसे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, और जो 3 कानून ये आए हैं उसमें एक मंडी का भी है। और हम्म। उसमें ये है कि कौन कितनी जो स्टॉक कर सकता है। जी। अभी इनको स्टॉक लिमिट उसकी हटा दी, कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है। और उसका हालात ये है कि आज 20 से ज्यादा मंडियां हरियाणा की बंद होगी, जी। उसमें कोई खरीद नहीं वहां पे है। और सीधा जो किसान वहां पर जाता है, तो उसको कहते हैं कि जो अडानी के जो शेलोज बने हुए हैं, आप वहां पर जाओ और वहां पर आपकी खरीद होगी। तो लोग वहां पर जाते हैं, और कई कई दिन में उसका नंबर आता है। वहां पे बहुत तंग लोगों को, हालात वहां के खराब है। लेकिन जा रहे हैं 17 मंडियां इस आंदोलन के चलते बंद हो गई है। अगर आंदोलन के चलते 17 मंडी हरियाणा की बंद हुई, और और मंडी भी बंद के कगार पे है। उत्तर प्रदेश में 148 जो मंडियां थी, उसके कर्मचारी की सैलरी नहीं गई। आंध्र प्रदेश में भी जो उनके ये आए, उसमें भी 20 से ज्यादा मंडी, करीब 42 मंडी, वहां पे भी उनकी सैलरी नहीं गई। तो इस साल के लास्ट तक करीब करीब देश से 50% मंडियां खत्म हो जाएगी, और अगले साल पूरे देश की मंडियां खत्म हो जाएगी। इनके कितने कर्मचारी जाएंगे, कितने वहां पे जो, तो ये पूरा बुरा हाल वहां पे हो गया है पूरे देश में। अगले साल तक, 1.5 साल में बहुत मंडियां खत्म हो जाएगी। जी। राकेश जी, आप बता रहे थे कि तो बड़ी इस कंपनी, बड़ी मंडी के खिलाफ, बड़े जो व्यापारी हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। जी, जी। आप बता रहे थे कि कैसे मोदी तानाशाह है, पर इस तानाशाह के खिलाफ आपने भारत के जनतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे भारत के अंदर किसान पंचायतें की, किसान महापंचायतें की,
और जिसमें तो आप अभी खुद बता रहे थे कि विशाखापट्टनम से लेके विजयवाड़ा तक आप लोग खुद जाके आए हैं। वो इवन बंगाल के अंदर भी कैसा वो अनुभव रहा और क्या मकसद था उन किसान महापंचायतों को करने का? किसान मजदूर महापंचायत ये हुई है क्योंकि गाँव का वो किसान होता है, शहर में उसको मजदूर कहते हैं, लेकिन वो देश का निर्माणदाता होता है। बहुत जी, उसको कई नाम से पुकारा जाता है। जो उसको जिस रूप में देखता है, उसका वही नाम लेता है। लेकिन वे गाँव के लोग हैं, गाँव के किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं। वो शहर में आते हैं, तो वो देश का निर्माणदाता है और लोग उसको मज़दूर कहते हैं। तो आप उसको किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। वो पंचायतें पूरी जो किसान, मज़दूर, भूमिहीन किसान, दूध उत्पादन करने वाला, मछली उत्पादन करने वाला, जो निर्माणदाता है, उसकी वो पंचायतें थी। जो दुकानदार हमारा है, जो गाँव में रहता है या शहर में नुक्कड़ पे भी जो दुकान करता है, जो बाज़ार हैं, वो उनकी सारी थी। तो वे भी पूर्ण रूप से ये है कि मुकाबला करो और आप खड़े हो, पूरा देश आपके साथ में है। जहाँ पे भी गए, सबसे बुरे हालात तो गुजरात के हैं। गुजरात में तो सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो पुलिस स्टेट है एक किस्म से। वहाँ पे पुलिस का पूरा पहरा है और उसी के उसमें लोग हमारा हाथ उठा के समर्थन नहीं करते थे। और वो कहते थे जी फ़ोटो खिंच गया तो पुलिस आएगी और हमको जेल में डाल देगी। तो इतना भय अगर किसी स्टेट में हो, तो वहाँ तानाशाही तो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। ये हालात हैं। और जगह लोगों ने बिल्कुल खुलकर समर्थन दिया, लेकिन गुजरात में लोगों ने खुलकर सामने नहीं आए। और यहाँ पे भी अगर दिल्ली, गुजरात के लोग आते थे, तो वो दूसरी जगह से गाड़ियाँ पकड़ते हुँ, थे या अगर पता चल गया तो सरपंच की ज़िम्मेदारी थी कि गाँव के सरपंच की, और जिस थाना क्षेत्र से जा रहे थे तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि आपके यहाँ से कोई गया क्या दिल्ली? ये बड़ा माहौल वहाँ का खराब है। देश की जनता तो साथ में है। देश के या कोई कर्मचारी हो, वो बैंकिंग वाले हो या वो रेलवेज़ वाले हो, वो एलआईसी के लोग हैं, वो टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट के लोग हैं और वो किसानों के भी सब सामने आ गई कि आने वाले टाइम पे होगा क्या? देश का जो बेरोज़गार युवा है, जिसको ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। वो नौकरी गई, जो नौकरी करता था वो भी गई और ये जब तानाशाह जब सक्रिय होता है, बड़ा उसको अगर बढ़ना है, बड़ा तानाशाह और वो बनना होता है, तो उसको लोगों को गरीब करना पड़ता है। हाँ, तो हालात यही है कि लोगों को रोटी तक महदूद कर दो, उसको दवाई तक महदूद कर दो, उसको मेडिकल की लाइन में उसको लगा दो कि दवाई मिल गई, तो वही उसका विकास है। आज ऑक्सीजन के लिए क्या हाल देश में हो रहा है जी। और ये बयानबाज़ी क्या कर रहे हैं। तो ये हालात आज हो रही है। तो यही है कि जितना देश को कमज़ोर करोगे, उतना ही देर तक राजा राज करता है। तो ये कहीं से इसने पढ़ लिया ये चीज़ें, तो ये देश को कमज़ोर करेगा, देश को पूरा बर्बाद करेगा, कंपनी के हाथों बेचा जाएगा देश और बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ थी हमारी, ये सारी बिकेंगी और लोगों को अगर 2 वक़्त की रोटी मिल गई, तो उनको यही लगेगा कि मेरा बहुत विकास हो गया और मुझे रोटियाँ मिल गई। जबकि हमने बहुत पहले इस आंदोलन में कहा और हमने सब लोगों को कहा कि रोटी बाज़ार की वस्तु नहीं, रोटी एक ज़रूरत की वस्तु है, ज़रूर, उसको बाज़ार की वस्तु मत बनने दो। रोटी अगर बाज़ार में जाएगी और लोग जो नया व्यापार का कॉन्सेप्ट आया है कि भूख पे व्यापार करेंगे हम, तो ये तो देश में नहीं होगा कि भूख पे व्यापार नहीं होने देंगे, रोटियों को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये इस आंदोलन का नारा भी है और अनाज को कोठरी में बंद ना हो। ये नारे के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आम जनता के जी, साथ में हम तो मुझसे कामयाब होंगे इसमें। ये रखिए जी। अ, आपका क्षेत्र जाना जाता है आपके पिताजी जी, बाबा टिकैत जी के नाम से, वो पहचान है और उनकी पहचान थी कि वो सबको साथ लेके चलते थे। वो चाहे हाँ किसी जी, भी धर्म का है, जाति का है, अगर उनका नाम आता है, हाँ। तो उनके साथ ही गुलाम मोहम्मद जी का नाम भी याद आता है। और हमें बीच में जी, देखा जी। कि इसी क्षेत्र के अंदर मुज़फ्फरनगर भी होता है, जहाँ पर लोगों की पहचान बदल दी जाती है, एक वो भी दौर आता है। हम जी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हिंदू-मुस्लिम हो गया था, क्या इस किसान आंदोलन से परिस्थिति बदली है? लोग महसूस कर रहे हैं? क्या स्थिति है आज की डेट में? नहीं, नहीं अब तो ठीक स्थिति है, अब जी, तो जी। ठीक है और ये भी करवाया किसने?
जी, जी, भाई हिंदू मुस्लिम पे कौन लेकर गया? जी, जी, 80 लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो 20 लोग हैं, ये तुम्हें मार देंगे। जी, जी। मतलब बताना उनको चाहिए था कि जो 20 थे, हुँ, कि भाई आप बचकर रहो और आप ठीक रहो और प्यार से रहो। लेकिन ना, उनसे बताया जा रहा है कि ये जो 20 हैं, ये बहुत खतरनाक है और 80 को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनकी वोट लेनी थी 80 की। उनको इकट्ठा कर लिया, कहने लगे इनसे बचो, ये तुम्हें मार देंगे, और वे डरा लिए। मतलब 80 लोग डरा लिए और जी, उनकी वोट ले ली, बहका के वोट ले ली। वोट लेकर फिर काम करा देश को बेचने का। तो आज देश की जनता सब समझ गई और पूर्ण रूप से वहाँ पे जो मुजफ्फरनगर का माहौल था वो बिल्कुल ठीक है, और लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, और वो ये समझ गए। और हमने बहुत फैसले उसमें, करीब 6,800 मुकदमे उसमें लिखे गए थे, जी, जी। और उस टाइम पे हमने करीब 6,000 मुकदमे पहले ही खत्म करवाए। कुछ मुकदमे अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो उनके फैसले करवाए, तो उस पर लगे हुए हैं और लोगों के फैसले हुए हैं उसमें। आपस में बैठ के राजीनामे से फैसले करवाए, जी, जी। उसमें लगे रहे सब लोग। क्योंकि इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि सभी तबकों की भागीदारी है। आपके जब किसान पंचायत होते हैं, तो उसमें सब धर्मों के लोग इकट्ठे होकर आते हैं, किसानी को बचाने के लिए आते हैं। किसानी ये को माहौल बचाने। बड़ा सुखद माहौल है इस वातावरण के अंदर, जब बिल्कुल घृणा की राजनीति, धर्म की राजनीति हो रही है, तो ये किसान आंदोलन एक नई इबारत लिख रहा है, इसलिए जी, ये जी। प्रश्न। वो अ, तो सब समझ गए ना, लोग सब समझ गए, जी, और वे लोग भी समझ गए। और हमारा तो पहले से ही है कि किसान आंदोलन या भारतीय किसान यूनियन की जहाँ पे भी मीटिंग हुई, अगर मंच है तो मंच पे 2 चीज़ का नाम नहीं वहाँ पे लेते। एक तो ये है कि किसी जाति का नाम नहीं लेते और किसी धर्म का नाम नहीं लेते। किसी पॉलिटिकल उसका वहाँ पर नाम नहीं लेते, तो इन चीज़ों पे बैन है पूर्ण रूप से। ना हमको पता कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, ना हम पूछते किसी से। वो काम क्या कर रहा है हम सिर्फ वो पूछते हैं। अभी हमारा वहाँ का रामपुर का जिला अध्यक्ष हसीब अहमद, हुँ, वो पूरे आंदोलन करता है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसको कि वो मुसलमान है इसलिए उसको कुछ दबाना चाहते थे वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी। हम गए तो हमने बयान दिया कि जो भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है हसीब अहमद, इसको आजम खां मत समझना रामपुर का। तो बड़ा चर्चा में रहा वो। तो ये थोड़ा होगा कि जाति इसकी क्या है, हम उसको वो कर देंगे। तो हमें यहाँ पे जाति पर नहीं, जो लोग काम करते हैं उनको पद भी देते हैं और जी। उनकी पूरी सपोर्ट भी करते हैं। और उनका इशू भी वही रहता है कि वो जाति, धर्म और इससे उठ के वो काम करें। राकेश जी, आप तो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ के मुखिया का ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता है मोदी जी के साथ कि कौन बड़ा तानाशाह है, मोदी जी या योगी जी? और योगी जी ने जिस तरह से वहाँ पे बंदिशें लगा के रखी हैं और अभी कोरोना के चलते तो और ज़्यादा तानाशाही वो वहाँ कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं जो पूरा कोरोना का माहौल वहाँ पे बना के रखा है और आपके वहाँ से भी पंचायती से लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं योगी जी। तो इन परिस्थितियों के अंदर आंदोलन को कैसे आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्या आंदोलन तो चलता रहेगा हमारा, आंदोलन तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, आंदोलन तो यहाँ चल रहा, जो उसकी गाइडलाइंस है हमने कहा कि उसका भी पालन करें, क्योंकि एक बीमारी तो ये है, इसको कोविड के नाम से कह के लोगों को डरा दो, या इसको एक हाई प्रोफाइल इसको बुखार कह सकते हैं, या इसका कोई भी इसका नाम दे दे। लेकिन ये है कि इसका बचाव भी लोगों को करना चाहिए, और अगर कोई ये बीमारी आ जाए तो इसका तुरंत इसका इलाज कर लो, इसके इलाज है देसी तरीके के, वो कर ले। क्योंकि सरकार से तो पूर्ण रूप से विश्वास उठ गया, सरकार तो बंद करके लोग गाँव में ही मरे, वहीं अपना पोस्टमार्टम होता ही नहीं, लोग वहीं अपना उसका दाह संस्कार करते, और उसकी रिपोर्टिंग भी ना हो। ये हालात हो रही कि जितने लोग मर रहे, उसकी रिपोर्टिंग नहीं है, और लोगों को बंद करके रख दो, उनकी आवाज़ें बंद कर दो, और आंदोलन में ना आने दो। ये तो पहले तो हुआ, लेकिन अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो लोग आ रहे हैं आंदोलन में, और हम भी नहीं चाह रहे कि ज़्यादा भीड़ आंदोलन में हो। यहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उतनी भीड़ आ जाती है, क्योंकि अभी गर्मी का भी माहौल है, और गाँव में लोगों का इलेक्शन भी खत्म हुआ अभी। गाँव में लोग हुँ, अपना फसलों की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि गेहूँ की भी करीब 30% अभी गेहूँ खेत में रह रहा है। तो जी, गेहूँ का जी, काम चल रहा, गन्ने की बुआई चल रही, शुगर मिलें चल रहे। तो अभी 4-5 तरह का काम है गाँव में। तो 10 दिन तो लगा के चलो कि 10 से 15 दिन, 10 तारीख तक अभी काम रहेगा किसानों के पास में।
और फिर लोग यहाँ पे आते रहें, अभी भी जैसे आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ की भी ज़रूरत नहीं है, लोग आते रहें और लोग जाते रहें, अपने घरों पर रहें, लोग सुरक्षित रहें, तो ये भी एक आप हमने कहा है योगी सब लोगों को। आप योगी सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं इस सब में? वो तो है ही नहीं, सरकारें नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं कहीं पे भी। अभी जैसे अगर गन्ने की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ रुपया बकाया है। ये तो सब व्यापारियों की होगी सरकारें, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी सरकारें होगी, उन्हीं के सह पे काम करती हैं। और मेन फिर वही आता है कि लोगों को कैसे कमज़ोर करा जाए। पुलिस प्रशासन का बड़ा वो है, बिजली के सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेट बिजली के हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अपने उसमें लगे हुए हैं योगी जी, कि मैं बड़ा हूँ या मोदी जी बड़े हैं, तो लगे हुए हैं, ये कॉम्पिटिशन है इनका सबका। जी। बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। आपसे अपील है कि आप अपनी अपील कोई या कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो देना चाहें हमारे दर्शकों को। दर्शकों को ये है कि अपने जो ये कोविड का जो मामला चल रहा है, इसमें परिवार का अपना ध्यान रखें। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनसे जो फार्मूले थे दवाइयों के, उनका अख्तियार गाँव में करें। और खान-पीन पे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्चे जो यंग एज में इसमें डेथ हो रही है, तो उसमें ये है कि जो इम्यूनिटी पावर उनकी थी वो कमज़ोर हो रही है। तो खाने-पीने पे ये है कि मोटे अनाज का आप इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, इनका कम इस्तेमाल करें। तो यही चीज़ें हैं कि जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, 2 चीज़ें हैं, सीज़नल जिस सीज़न में हम हैं, उस सीज़न की चीज़ें खाएँ, रीजनल जिस रीजन में हम हैं, उसकी खाएँ और नेचुरल उस पे हम ज़्यादा जाएँ, तो लोग इस पर ठीक रहेंगे। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद है और बहुत ईशान क्रांति गेट, गाज़ीपुर, यूपी, दिल्ली। राकेश बहुत जी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद।